Now today we are starting with chapter number 2, accounting for debentures. हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो कोई मुझे समझाएगा शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर? कौन समझाएगा? सर, शेयर कंपनी इशू करती है। हाँ। और डिबेंचर्स वो भी कंपनी सर इशू। शेयर ओनर फंड है और डिबेंचर बोरोड फंड है। आपस बोलो। शेयर ओनर्स फंड है और डिबेंचर बोरोड फंड है। इसका मतलब क्या? सिंपल भाषा में समझा। मतलब शेयर जो जिसके पास शेयर होता है ना तो वो ओनर कहलाता है, पर डिबेंचर जिसके पास होता है वो ओनर नहीं कहलाते, वो खाली लोन दिया हुआ ऐसा कहलाते हैं। ओके, तो देखो अभी बराबर बोला करण राज ने कि जो शेयर है, शेयर इज ए ओनर्स फंड। शेयर इज ओनर्स फंड। ओके, मतलब मान लो कोई कंपनी अगर शेयर इश्यू करती है तो जो भी शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे वो सब कंपनी के क्या हो जाते हैं? एक तरह के ओनर्स हो जाते हैं। दे ऑल आर द ओनर्स। मान लो मैं अपने कंपनी का शेयर इश्यू करूं, मेरे कंपनी को 10 लाख की जरूरत है, जिसमें से 5 लाख तो मैंने ही दिया है, मेरा खुद का फंड है, लेकिन और 5 लाख रुपीस के लिए मैंने क्या किया? कंपनी के शेयर मार्केट में इशू करे और वो तुम सबने परचेज कर रहे। ओके, किसी ने 5 लाख में से 2000 का इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने 50,000 का किया, किसी ने 30,000 का किया, ऐसा करके बाकी 5 लाख जो है वो मैंने तुम सबसे लिए। तो तुम सब शेयर होल्डर्स हो मेरी कंपनी के, मतलब तुम सब भी कैसे हो? को ओनर्स ऑफ द फर्म। ओके, तुम सब ओनर हो गए। लेकिन अगर मैं ऐसा चाहूं कि यार मुझे तो किसी को ओनर नहीं बनाना, मेरे फर्म का ओनर तो मैं ही रहूंगा और कोई नहीं रहेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे मार्केट में डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। डिबेंचर इज ए बोरोड फंड। बोरोड फंड। ओके, मतलब क्या होगा? डिबेंचर के थ्रू हम क्या करते हैं? हम मार्केट से या तो पब्लिक से उधार पे पैसा लेते हैं। ओके, डिबेंचर से हम क्या करते हैं? पब्लिक से उधार पे पैसा लेते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कंपनी का ओनर तो नहीं रहूं और कोई ओनर ना बने, वही सिचुएशन, मुझे 10 लाख की जरूरत है, इसमें से 5 लाख तो मेरे पास है और बाकी का जो 5 लाख है, ओके, अगर मैं शेयर इश्यू करूंगा तो क्या होगा? तुम सब मेरे शेयर खरीदोगे और तुम सब मेरे कंपनी के ओनर बन जाओगे, पर मुझे किसी और को मेरे सिवाय ओनर नहीं बनाना है। ओके, तो वो सिचुएशन में क्या होगा? मैं डिबेंचर इश्यू करूंगा। तो डिबेंचर भी वही ऐसा ही होगा, सेम 5 लाख के डिबेंचर में इश्यू करूंगा, तो 5 लाख के जो डिबेंचर है वो तुम सब खरीदोगे, तो अब तुम मेरे फर्म के ओनर नहीं हो, तुमने सिर्फ उधार पे पैसा दिया है। इट इज अ बोरोड फंड। ये पैसा मुझे तुमको वापस करना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि शेयर में क्या होता है? मानो कंपनी ने लॉस किया, शेयर का प्राइस कम हो गया, तो शेयर होल्डर को नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो ओनर है। बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ओनर को प्रॉफिट होगा, बिजनेस को लॉस होगा तो ओनर को भी लॉस होगा। तो मान लो तुम सबने शेयर खरीदे थे कंपनी के, मेरे 10 रुपए के शेयर, और मेरी कंपनी ने लॉस किया और उसका 10 का 8 रुपया हो गया, तो तुम सबकी प्राइस 8 रुपया हो जाएगी और तुम मेरे पास नहीं आओगे बोलेंगे सर आपने तो हमको 10 रुपये में दिया था, अब शेयर का प्राइस 8 रुपया हो गया। तो कुछ नहीं कर सकते उसमें हम। पर अगर तुमने डिबेंचर खरीदे होंगे कंपनी के, तो कंपनी चाहे प्रॉफिट करे या लॉस करे, तुमने जितना पैसा कंपनी को दिया है उतना पैसा तुमको 100% वापस मिलेगा। क्लियर है सबको? सर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको डिबेंचर पे? हाँ मिलेगा, उस पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। तो उतना पैसा तुमको वापस मिलेगा। मतलब डिबेंचर खरीदने में क्या फायदा है? डिबेंचर खरीदने में ये फायदा है कि हमारा जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। ओके, और मान लो हमने डिबेंचर खरीदे है, तो डिबेंचर पे लिखा होता है कितने इयर्स का है, 1 ईयर का, 2 इयर्स का, 5 इयर्स का। अगर 5 इयर्स लिखा है मतलब इसका पैसा तुमको 5 साल के बाद मिलेगा। अगर 2 इयर्स का है तो तुमको 2 इयर्स के बाद उसका पैसा मिल जाएगा, और तब तक तुमको इंटरेस्ट तो मिलेगा। ओके, इंटरेस्ट और डिबेंचर तो तुमको मिलती रहेगा। तो क्या खरीदने में अक्लमंदी है? डिबेंचर खरीदने में अक्लमंदी है। डिबेंचर में हमारा पैसा सेफ रहता है और हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन हाँ, शेयर खरीदने में भी अक्लमंदी है। क्यों? क्योंकि शेयर खरीदने के बाद हम कंपनी के ओनर बन जाते हैं और कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा, सुनना, कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंगली हमारे शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ओके, तो कंपनी का मान लो प्रॉफिट हुआ तो हमारे 10 रुपए वाले शेयर का 50 रुपया भी हो सकता है, पर डिबेंचर में ऐसा नहीं होगा।
डिबेंचर हमने 10 रुपए का खरीदा था, कंपनी भले कितना भी प्रॉफिट करे हमको 10 रुपए कंपनी वापस देगी, क्योंकि वो तो बोरोड फंड है, कंपनी ने हमसे 10 रुपया उधार पे लिया है तो कंपनी 10 रुपये वापस देगी, कंपनी ज्यादा थोड़ी देगी। ओके, तो दोनों अपने अपने तरह में पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी है। अगर किसी को सेफ खेलना है, मतलब भाई मेरे को पैसा इन्वेस्ट तो करना है लेकिन मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, तो डिबेंचर खरीदो। पर जिसको रिस्क लेना है कि मुझे पैसा इन्वेस्ट भी करना है, मेरा पैसा बढ़ना भी चाहिए, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, तो शेयर्स खरीद लो। इसके लिए शेयर मार्केट है, डिबेंचर मार्केट नहीं होता। ओके, क्यों नहीं होता? डिबेंचर तो तुम क्या कर रहे हो, किसी भी कंपनी को उधार पे पैसा दे रहे हो और तब तक तुमको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी कितना भी प्रॉफिट कर ले, तुम्हारा पैसा ज्यादा नहीं होने वाला है, तुमने कंपनी को जितना पैसा दिया था उतना ही वापस आएगा। हाँ, तब तक तुमको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जैसे तुमने किसी को लोन दिया हो, सुनो, मान लो सर लोग क्या लेते हैं ज्यादा, शेयर्स के डिबेंचर? क्या बेटा? लोगों को सर ज्यादा क्या पसंद है, शेयर्स पसंद है लेना कि डिबेंचर्स? शेयर नहीं पसंद होगा ना, सीधी बात है। डिबेंचर क्यों पसंद होगे? डिबेंचर में तो क्या होगा, जितना पैसा दिया उतना ही वापस आएगा और तब तक इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट तो कितना मिलेगा? 10,000 का अगर 10% भी गिनोगे तो 100,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा साल का, तो क्या करना है? बराबर है। तो सबको इंटरेस्ट शेयर नहीं होता है, क्योंकि और सब लोग शेयर में रिस्क भी लेते ही है। तो चलो, क्लियर है सबको डिफरेंस मेन शेयर और डिबेंचर का? सर एक डाउट है। बोलो सर डिबेंचर, सर हमको डिबेंचर का जो अमाउंट होता है, हमने जो पैसा कंपनी को दिया बोरोड फंड, सर वो एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पर ही हमको पूरा कंपनी हमको साथ में दे दिए कि हम जब चाहे बीच में विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, विड्रॉ नहीं कर सकते सर। वो मतलब क्या होता है, उसका टाइम पीरियड होता है, हर डिबेंचर में टाइम पीरियड लिखा होता है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 5 ईयर का, तो तब तक तुम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके सर। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। सब लोग ये लिखो साथ साथ में मेरे, लिखे जाओ। ये शेयर के अंदर लिख दो, ऊपर खाली मार्क्स वाली की जगह छोड़ देना। शेयर में लिखो शेयर इज ओनर्स फंड और डिबेंचर में लिखो डिबेंचर इज ए बोरोड फंड। थोड़ा स्पीड में, हाँ, चीजें जल्दी खत्म करेंगे तो फिर मजा आएगा सम्स करने में। बहुत इजी चैप्टर है, शेयर के जैसा ही है। रिटर्न ड्रॉप कर रहा हूं मैं। यस सर। नाउ अब पहले डिबेंचर की डेफिनेशन लिख दीजिए। गिव हेडिंग डिबेंचर, डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर, ऐसा लिखो हेडिंग। अब लिखते हैं उसके अंदर डिबेंचर क्या है। तो डिबेंचर की डेफिनेशन लिखो। Debenture is a document that confirms debt of a company and its acknowledgement of the debt. डिबेंचर क्या है पहले समझो। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है that confirms debt of a company। ये डॉक्यूमेंट कौन इश्यू करता है? कंपनी खुद इश्यू करती है, और ये डॉक्यूमेंट को इश्यू करके कंपनी खुद कबूलती है, एक्सेप्ट करती है, कंफर्म करती है कि कंपनी पे इतने रुपए का डेट है। मान लो मैं एबीसी करके कंपनी स्टार्ट करूं, बराबर है। अब तुम सब मेरे डिबेंचर खरीदो। मैंने मान लो करण राज को डिबेंचर दिया, करण राज ने, मेरा एक डिबेंचर का 100 रुपया है, तो करण राज ने ऐसे मुझसे 10 डिबेंचर लिए, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10। करण राज ने मेरे कंपनी में 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, 1000 रुपया मुझे बोरो मतलब मुझे दिया है उधार के। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं करण राज को 100 रुपीज वाले 10 डिबेंचर दे दूंगा। ऊपर मेरी कंपनी का नाम लिखा होगा, डिबेंचर होल्डर में करण राज का नाम लिखा होगा, अमाउंट उसमें 100 रुपीज लिखा होगा, और कितने पीरियड के लिए ये मैंने 5 इयर्स के लिए बोरो किया ये पैसा, तो टाइम पीरियड में 5 इयर्स लिखा होगा। ओके, अब ये सर्टिफिकेट ये जो डॉक्यूमेंट करण राज के पास है, इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि एबीसी कंपनी ने करण राज से 100 रुपीज बोरो किया है। ऐसे 10 सर्टिफिकेट है तो 1000 रुपीज बोरो किया है। ऐसे करण राज के पास 50 सर्टिफिकेट है तो उसने 5000 रुपीज बोरो किया है, बराबर है।
तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट that confirms the debt of the company and its acknowledgement of the debt, और कंपनी अपने डेट को एक्नॉलेज करती है, एक्नॉलेज करती है मतलब एक्सेप्ट करती है रिटर्न में बाय इशूइंग द डिबेंचर। ओके, और देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखना नहीं है डेफिनेशन में, पर खाली समझ लो, इट इज इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लेटर हेड पे ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी का सिक्का मारा होगा, तो वो वैलिड गिना जाएगा। ओके, ये खाली समझ लो, बाकी तो मैंने डेफिनेशन लिखी थी। अब a certificate which is issued to debenture holder by company contains name of debenture holder, बस ना, debenture holder का नेम होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर, भाई धर्मनाथ ने कितने डिबेंचर खरीदे, तो उसने भाई 10 डिबेंचर खरीदे हैं 100 रुपए वाले, तो अब वैल्यू तो 100 रुपीस है, नंबर ऑफ डिबेंचर में 10 लिखा होगा, मतलब उसने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, अमाउंट पर डिबेंचर लिखा होगा, सीरियल नंबर ऑफ डिबेंचर लिखा होगा, फिर करुणदास को कितने डिबेंचर कौन से नंबर से दिया, 1 to 10 नंबर का करुणदास के पास है, फिर 11 से लेके 15 तक का अर्पित के पास है, बराबर है, फिर 16 से लेके 40 तक का हर्ष के पास है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो उसके पास है, तो इस तरह से सीरियल नंबर होगा। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, यस वेरी इंपॉर्टेंट, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट का रेट क्लियरली लिखा होता है कि एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ओके, देन टाइम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, एंड आल्सो shows the debenture money that will be paid in at a future date, कितना फ्यूचर का अमाउंट मिलने वाला है वो भी लिखा होता है। ओके, ये खाली समझने के लिए, ऐसे तो पूछते नहीं है एग्जाम में, ये खाली तुमको मीनिंग पता चले। Yes, sir. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पॉइंट एमसीक्यू में आंसर इन शॉर्ट में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिबेंचर, और ये अपने सम्स में भी यूज करेंगे, तो ध्यान याद रखो। वेरी फर्स्ट, डिबेंचर की डेफिनेशन है, वापस थोड़ी बड़ी करके लिखनी हो तो तुम ये लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स सबको सीडब्ल्यू में लिखने हैं, हेडिंग यही दे देने का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिबेंचर, और ब्रैकेट में लिख देना इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये तो हेडिंग अभी मेरे साथ में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू डिबेंचर, और बाजू में लिख दो इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। वेरी फर्स्ट मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू मनी लेंट और गिवन एज अ लोन टू द कंपनी। ओके, इट मींस डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स डेट ऑफ द कंपनी। इन शॉर्ट, वो आगे वाले डेफिनेशन भी तुम पॉइंट 1 में लिख सकते हो, ये हमें डेफिनेशन दी है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, डिबेंचर इज अ सिक्योरिटी दैट बेयर्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर को सिक्योरिटी बोला गया है, सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, मान लो तुम बैंक में जा रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स से एफडी करवाई होगी, फिक्स्ड डिपॉजिट, सुना है नाम फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी? यस सर। यस सर। तो पापा के पास, मम्मी के पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है, सरप्लस पड़ा है, ज्यादा भी यूज में नहीं आने वाला है, तो क्या करेंगे, घर पे रखने से अच्छा है कि उसको बैंक में हम फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दें। तुम बोलोगे सर फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों करवा रहे हो, सेविंग अकाउंट में ऐसे रख दो ना, तो सेविंग अकाउंट में रखने से क्या होता है, हम जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, है ना, तो उसमें अपने को बैंक कम इंटरेस्ट देगी, 6% ही देगी। लेकिन अगर ये पैसा हम 1 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रख दें, तो इससे हम बैंक को एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये पैसा हम 1 ईयर तक नहीं निकालने वाले, फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स है। ओके, तो बैंक क्या करेगी, इसी पैसे को आगे 1 साल के लिए किसी और को दे सकती है लोन के लिए। ओके, तो उसमें अपने को 8.5 या 8% का तक का फिक्स्ड डिपॉजिट मिल सकता है इंटरेस्ट। तो जो डिबेंचर वो भी एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट है, सिक्योरिटी है, that bears a fixed rate of interest on which the interest is payable on a predetermined date। तो इंटरेस्ट कब दिया जाएगा, प्रीडिटरमाइंड डेट पे दिया जाएगा, मतलब पहले से वो डेट फिक्स होगी कि हर मंथ की ये डेट को, या हर ईयर मतलब एवरी ईयर ये मंथ के अंदर ये डेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओके, और देखो ये बोरोड मनी है, शेयर्स नहीं है, तो कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इवन इफ इट हैज अर्नड प्रॉफिट और नॉट अर्नड प्रॉफिट। शेयर में ऐसा नहीं होता था, शेयर के सामने कंपनी क्या देती है, हर साल डिविडेंड देती है, पर डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। कंपनी अगर जो साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट करती है तो कंपनी डिविडेंड देगी। मान लो मेरे पास 10 रुपए का डिविडेंड है एबीसी कंपनी का या रिलायंस कंपनी का लेते, चलो 10 रुपए का शेयर है, अब इस साल कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया, तो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम हमारे सारे शेयर होल्डर्स को
₹1 का डिविडेंड देंगे पर शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपया है, 1 शेयर का डिविडेंड देंगे, ₹1 का डिविडेंड देंगे। तो जिसके पास 500 शेयर होंगे मल्टीप्लाई बाय 1 तो ₹500 मिलेगा। जिसके पास 20 शेयर होंगे उसको ₹20 का डिविडेंड मिलेगा। पर डिविडेंड हर साल नहीं मिलता, वो सिर्फ कब मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट करती है तब मिलता है। जबकि डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर मिलता है, क्योंकि ये तो बोरोड मनी है, हमने कंपनी को उधार पे दिया है तो उससे ब्याज तो लेंगे ना। आपने किसी को लोन दे, लोन का पैसा दे तो अपने उसे इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे, उसको उसने लोन के पैसे का जो भी किया हमें उससे देना देना नहीं है। ओके, तो कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर even if it has earned a profit or not earned a profit. Any doubt? नो सर। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फिक्स होता है 8%, 6%, 5%। आपने जब इस पे सम्स करेंगे तो सम्स के अंदर भी लिखेंगे। कोई समय बोला होगा 6%, तो हर समय लिखेंगे 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 6% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, ऐसा लिखेंगे। बराबर है? तो परसेंटेज वो फिक्स होता है और उसी पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो वही लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेएबल एट फिक्स्ड रेट एंड सो डिवेंचर्स आर नोन बाय दैट रेट। इसलिए डिवेंचर को उसी रेट से जाना जाता है। अपने सम जब करेंगे तब देखना सम के अंदर जर्नल एंट्री में भी वो परसेंटेज लिखना पड़ेगा हर स्टेज के लिए, जितना भी परसेंटेज का डिवेंचर होगा। ओके, डिवेंचर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से जाना जाता है। 8% डिवेंचर है, 7% डिवेंचर है। ओके, next point, when debentures are issued for a fixed term, the money borrowed against such debentures is repaid at the end of fixed term in accordance with the agreed terms. Okay, तो डिवेंचर हमेशा फिक्स टर्म के लिए लिया जाता है, 1 ईयर के लिए लिया जाएगा या 5 इयर्स के लिए या 3 इयर्स के लिए। तो वो टाइम पीरियड के बाद ही उसका पैसा मिलेगा। अगर डिवेंचर होल्डर बोले कि मुझे अभी का अभी पैसा चाहिए तो नहीं मिल सकता। जबकि शेयर में ऐसा नहीं है, तुम शेयर जब चाहो तब बेच सकते हो। मान लो तुम्हारे पास मेरी कंपनी के ₹10 के शेयर है, तुमने आज लिया और तुमको कल बेचना है तो तुम कल बेच दो। कल क्या, आज लिया 1 घंटे के बाद बेच दो। शेयर मार्केट में क्या होता है, यही तो होता है। अभी शेयर खरीदा, 500 शेयर खरीदे, एक शेयर का ₹150 चल रहा था, ऐसे 500 शेयर खरीदे और जैसे 150 का ₹152 हुआ, एक शेयर में ₹2 मिल रहा है, चलो बेच दो। बराबर है? तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, ₹1000 का प्रॉफिट होगा। इंट्राडे सर। क्या क्या बेटा, जोर से बोल, जोर से बोल। सर इंट्राडे बोलते हैं उसको, ऐसा हाँ, एक दिन में बोलते हैं उसको। ये शेयर मार्केट का शौकीन है। कौन है? देवान। सट्टा वट्टा तो नहीं खेलता है ना देवान? ना ना, ये बराबर नॉलेज होना चाहिए। इसको इंट्राडे बोलते हैं। इंट्राडे मतलब ये आज ही शेयर खरीदे और आज के आज ही बेच दिए। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत रिस्क होता है। हाँ सर। तो नए नए शेयर, तुम जब नए नए शेयर मार्केट में जाओगे ना, जब तुम अभी तो तुम लोग छोटे हो और कॉलेज में आने के बाद सब ऐसा करते हैं। 18 इयर्स के हो गए, पापा से 1000-2000 रुपया लिया और उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। 1000 का 1500 होगा, 1500 का 2500 होगा, लालच बढ़ेगी और ज्यादा खरीदोगे शेयर। ओके, तो इंट्राडे नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। तुमने शेयर खरीदा, क्या पता एकदम से भाव कम भी हो जाए उससे, पर तुम पेशेंस रखोगे। तुमने अभी शेयर खरीदा ₹150 का, भले अभी 2 घंटे के बाद 150 का 145 हो गया, पर 10 दिन तक उसको या महीने तक रखोगे तो 150 का ₹200 भी होगा। इसके लिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये शेयर मार्केट का रूल है। शॉर्ट टर्म में कभी शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता किसी को। अगर एक बार होगा तो अगली बार लॉस होगा तो कोई का वही हो जाओगे। बराबर है? एक राइट पहली बार शेयर खरीदे, ओके, तुमने ₹10 वाले 5 शेयर खरीदे, ओके, ₹50 का सिंपल इन्वेस्टमेंट किया और उसी दिन में तो 10 का ₹11 हुआ, तुमने बेच दिया तो तुम्हारे को ₹5 मिला। अब तुम्हारी लालच बढ़ेगी, चलो और खरीदते हैं। ओके, तो होगा क्या, ऐसे 2-3 बार प्रॉफिट होगा, फिर एक दिन अचानक ऐसा लॉस हो जाएगा कि सब आगे वाले प्रॉफिट कैंसिल। ओके, इसके लिए हमेशा शेयर मार्केट के अंदर जब भी तुम जाओ, एंटर होगे, फ्यूचर में बड़े होगे 18 इयर्स के बाद, ओके, तो शेयर मार्केट के अंदर जब भी इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 महीने 2 महीने 6 महीने तक वो ऐसे तो हो जाएगा, फिर देखना वही ₹10 का ₹50 हो गया होगा या ₹20 हो गया होगा, लंबे फायदे नहीं रहोगे। और तुरंत का तुरंत बेच दोगे तो लॉस भी हो सकता है। ओके, पीक राइट सेट है। इंट्राडे का मतलब
चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर ये पॉइंट्स लिखने। हाँ लिखने हैं, चलो लिख लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख के रखो इतना फटाफट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, no company is allowed to issue debentures having maturity date more than 10 years. Very important 1 mark question from the date of issue. ये कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, पर सिंपल याद रखना कि कोई भी कंपनी 10 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मनी बोरो नहीं कर सकती। ओके, तो ऐसा बोलो कि 2021 में मैं मनी बोरो करता हूं डिबेंचर में 10 साल से ऊपर की डेट डाल दूं, 10 साल के बाद सबको पैसा मिलेगा, तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती है। ओके, और देखो एक कंडीशन है, a company engaged in infrastructure project can issue debenture for more than 10 years but not exceeding 30 years. इससे बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। अगर हमारी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मतलब बिल्डिंग्स बनाती है, रोड्स बनाती है, तो वहां पर हम 10 साल से ज्यादा टाइम के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका टाइम पीरियड ही ज्यादा होता है। एक ही मिनट ना, जस्ट अ मिनट। सो याद रखना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो होती है वैसे भी 5 साल के 10 साल के। अब जैसे मान लो आपने वो इंडिया कॉलोनी रोड पे ब्रिज बना था तो 5 साल में या 4 साल में वो तैयार हुआ था। अब कंपनी अगर 3 साल या 5 साल के लिए डिबेंचर इशू करेगी तो क्या होगा? प्रोजेक्ट ही खत्म नहीं हुआ तो कंपनी पैसा कैसे देगी अपने डिबेंचर होल्डर को? इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, रोड्स बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, ओके, बिल्डिंग्स बनानी है, तो वहां पर कंपनी जो है वो 10 ईयर से ज्यादा टाइम के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है, बट लेस देन 30 इयर्स। तो याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट डिबेंचर। हाँ बोलो सर, कंपनी कोई भी कंपनी होती है वो कितने ईयर मतलब पर्टिकुलर कितने ईयर्स के लिए इशू करती है मैक्सिमम? ऐसा नहीं होता बेटा, वो तो कंपनी खुद प्लान करती है। देखो कंपनी जितना ज्यादा टाइम के लिए इशू करेगी, कंपनी को उतने ज्यादा टाइम तक सबको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान लो मैं ऐसा सोच चुकी है मैंने डिबेंचर 5 साल के लिए इशू करे तो क्या होगा? मुझे 5 साल तक इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, पर अगर मैं प्लानिंग करता हूँ कि 3 साल के अंदर मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा तो क्या होगा? हम 3 साल में डिबेंचर को का पेमेंट वापस कर देंगे, तो 2 साल का हमारा इंटरेस्ट बचेगा। ओके, तो जितने ज्यादा टाइम के लिए कंपनी को उतने ज्यादा टाइम तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अपने बैंक से पैसा ले, बैंक से लोन लेगा तो 3 साल के लिए लोन लेगा और 5 साल के लिए लेगा, किसमें फायदा देगा? 3 साल में पैसा वापस कर दे बैंक को तो अपना उतना ब्याज कम जाएगा। ज्यादा टाइम के लिए लेगा तो तुमको ज्यादा ब्याज पे करना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट। यस सर, ओके सर। चलो अब नेक्स्ट, डिबेंचर कैन बी इश्यूड विद और विदाउट चार्ज ऑफ असेट ऑफ द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब मैं समझाता हूं। इसका मतलब क्या है? देखो डिबेंचर 2 टाइप के होते हैं, ये सब अपने सम्स में करने वाले हैं, इसलिए सब पॉइंट ध्यान से समझना। ये सारे चीजों के सम्स आने वाले हैं। डिबेंचर इश्यूड विद चार्ज ऑफ असेट, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो करण राज मेरे कंपनी में 2 लाख रुपीस के डिबेंचर ले रहा है, 2 लाख रुपए के, बराबर है? तो करण राज क्या करेगा? मुझसे मतलब मैं 2 तरह के डिबेंचर इशू कर सकता हूं, विद चार्ज ऑफ असेट एंड विदाउट चार्ज ऑफ असेट। विद चार्ज में क्या होगा कि डिबेंचर जब मैंने इशू करा, तो जब करण राज से मैंने 2 लाख रुपए लिए तो सामने मैं अपना कोई भी असेट उसको गिरवी रख दूंगा, उसको बोलते हैं विद चार्ज ऑफ असेट। कंपनी डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर तो लेगी, डिबेंचर तो उसको इश्यू करेगी, उससे 2 लाख रुपया तो लेगा। सामने सिक्योरिटी के लिए क्या किया? मेरी कंपनी ने 2 लाख रुपए का कोई असेट होगा वो करण राज को गिरवी रख दिया। अब गिरवी रख दिया का मतलब क्या हुआ? करण राज 2 लाख की मशीन घर पे ले जाएगा, क्या करेगा? 2 लाख की मशीन घर पे ले जाके तो घर नहीं ले जाएगा, वो मशीन मेरे बिजनेस में रहेगी, मेरे फैक्ट्री में रहेगी और मैं ही उसको यूज करूंगा, कंपनी यूज करेगी, लेकिन वो उसके जो पेपर्स होंगे वो सब करण राज के पास गिरवी रहेंगे। क्यों? कि अगर 3 साल का डिबेंचर है, वो 3 साल के बाद अगर मैं करण राज को 2 लाख रुपए वापस नहीं कर पाया तो करण राज क्या करेगा? मेरे उस असेट को बेच सकता है, कंपनी के वो मशीन को बेच सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है। अंडरस्टूड? यस सर। उसको बोलते हैं डिबेंचर इश्यूड विद चार्ज ऑफ असेट।
ओके, मतलब डिबेंचर इश्यू करते हैं, डिबेंचर होल्डर से पैसा लेते हैं और सामने हमारा असेट गिरवी रखते हैं। और विदाउट चार्ज में क्या होगा, कुछ गिरवी नहीं रखेंगे, डिबेंचर दिया पैसा लिया। ओके, एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट, debentures are listed on the stock exchange after issue thereof and purchase or sale of debenture are traded at the stock exchange। देखो, डिबेंचर का भी शेयर मार्केट की तरह डील होता है, मतलब डिबेंचर का भी लेन देन होता है, लेकिन उसकी प्रोसीजर थोड़ी लंबी है। डिबेंचर करण राज के नाम पे है। अब जब करण राज वो डिबेंचर को बेचेगा हर्ष को, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी और करण राज का नाम कंपनी में से निकाल के हर्ष का नाम उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब फॉर्मेलिटी हो जाती है, बहुत लंबी प्रोसीजर है, हो सकता है ये सब कुछ। ओके, नेक्स्ट, if the terms of issue of debenture so provide, the debentures can be converted into shares। इसके लिए अपने सम्स करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो डिबेंचर है वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में क्या होगा, मान लो करण राज को 2 लाख रुपए के कन्वर्टिबल डिबेंचर्स दिए, तो क्या होगा, जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो मैं करण राज को एक ऑफर दूंगा, ऐसा कंपनी तेरे को चाहिए तो तेरे को 2 लाख रुपए तेरा वापस मिल जाएगा, और अगर तू चाहता है तो तुझे मैं मेरे कंपनी के शेयर्स भी दे सकता हूँ ये डिबेंचर के साथ। ओके, तो उसको बोलते हैं कि डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो गया, शेयर्स में, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ओके, तो इफ द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स सो प्रोवाइड, मतलब अगर डिबेंचर्स के अंदर ऐसा लिखा है तो हाँ, बाकी नहीं होगा। ये अलग टाइप के डिबेंचर होते हैं जिसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो ही क्या होगा, एट द, इसके अंदर पूरे सम्स करेंगे, इसमें आएगा कि रिडेम्पशन के टाइम, मतलब जब 3 साल या 5 साल पूरा हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी सभी डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन देगी, भाई तुमको डिबेंचर के सामने कैश चाहिए कि डिबेंचर के सामने तुमको दूसरा डिबेंचर चाहिए या डिबेंचर के सामने तुमको शेयर चाहिए। ओके, तो सब लोग अलग अलग ऑप्ट करेंगे। कुछ डिबेंचर होल्डर बोलेंगे हमको तो कैश दे दो, तो कंपनी उनको कैश दे देगी। कुछ डिबेंचर होल्डर बोलेंगे नहीं हमको सामने दूसरा डिबेंचर दे दो, उसको दूसरा डिबेंचर दे देगी। कुछ डिबेंचर होल्डर्स बोलेंगे नहीं हमको शेयर दे दो, कुछ शेयर दे देगी। ऐसा पूरा सब आएगा। लास्ट सब यही है इस चैप्टर का और मोस्ट इंपोर्टेंट सब है। ओके, वो अपने करेंगे बाद में। सर वापस समझो 8 पॉइंट, सर 8 पॉइंट वापस समझो, एक्स्ट्रा बाहर निकल गया इसके लिए गलती से। एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। हाँ सर, सर कैसे हैं 1 मिनट? ऐसे ऑटोमेटिकली बाहर। आपको कोई बात नहीं, मैं तो बोलता हूं एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, समझना है तो बोल। सर मुझे पूछना था कि अगर जो लोग automatic- के सामने शेयर मांगते हैं टेंशन क्या होता है? टेंशन में आ गया, एक्स्ट्रा चार्ज की बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस समझाता हूँ, बोल तेरा क्या डाउट है तब तक। 8 पॉइंट 8 पॉइंट ना, हाँ हाँ वो समझा। और किसने भी डाउट पूछा था, राज ने पूछा था कुछ, बोलो मिस्टर राज। सर मैंने पूछा कि अगर डिबेंचर के सामने जो लोग शेयर लेते हैं तो उनको हाँ। प्रॉफिट क्या होता है, उनको तो डिबेंचर का अमाउंट मिलता है क्या फिर फ्यूचर में? अब बेटा शेयर का प्राइस बढ़ेगा ना सामने, और उतने इक्विवेलेंट उसको डिबेंचर 2 लाख के सामने 2 लाख के शेयर्स मिलेंगे उसको। ओके सर, समझा। ओके ठीक है, चलो अभी 8 पॉइंट वापस समझते हैं ब्रेक के बाद। वापस फटाफट ज्वाइन हो जाना। Debentures are shown as long-term borrowings। क्यों long-term borrowings? Long-term किसको बोलते हैं? Long-term liability, long-term assets किसको बोलते हैं? जिसका टाइम पीरियड more than 1 year हो। Okay, 1 year या more than 1 year हो। यस So सर। debentures are shown as long-term borrowings under the heading non-current liabilities on equity and liability side in balance sheet। Okay, liability side पे दिखाया जाएगा ना, क्यों liability side पे दिखाया जाएगा? बोरोड फंड है, कंपनी में कर्जा है, डिबेंचर होल्डर से एक ना एक दिन कंपनी में पैसा डिबेंचर होल्डर को वापस देना है, और ये नॉन करंट लायबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। जबकि शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर्स को नहीं होता। और एक पॉइंट, डिबेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड इफ एनी डिबेंचर होल्डर डज नॉट पे एनी अमाउंट ऑन डिबेंचर। ऐसा क्यों, बोलो कौन समझाएगा? शेयर्स फॉरफिट होते हैं पर डिबेंचर्स फॉरफिट नहीं होते। मान लो 10 रुपए का डिबेंचर था, करण रात ने एप्लीकेशन का 3 रुपया भरा,
अलॉटमेंट का 2 रुपया भरा पर फर्स्ट और फॉरेन कॉल का 5 रुपया नहीं भरा, तो मैं उसके डिबेंचर को फॉरफिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बोलो? और शेयर सर क्योंकि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पे किया हुआ है, तो वही तो आपको क्रेडिटर ही है अभी भी। तो शेयर में भी तो किया होता था, तो शेयर को फॉरफिट करते थे। लेकिन शेयर में वो ओनर फंड था, ये तो बोरोड फंड है, तो वो तो करेक्ट। डिबेंचर बोरोड फंड है, मतलब करंट जितना रुपया देना चाहे उतना दे सकता है। भाई करंट को 5 रुपया देना है तो कंपनी को 5 रुपया देगा उधार पे, जबरदस्ती थोड़ी है कि 10 देगा वो, बराबर है? तो इट डिपेंड्स। यस सर। इसके लिए डिबेंचर होल्डर अगर कुछ पैसा पे ना कर पाए तो उसके डिबेंचर को कभी भी फॉरफिट नहीं किया जा सकता है। अगर उसने 10 की जगह 8 रुपया पे किया है, ओके, तो 8 रुपए के हिसाब से ही कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करेगी और रिटर्न में भी उसको 3 साल के बाद 8 रुपया मिलेगा, बराबर है? 2 रुपया उसको नहीं मिलेगा, बस और कुछ नहीं होने वाला। और लास्ट में इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी डिबेंचर होल्डर्स आर रिपेड देयर मनी बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर। देखो कितना बड़ा रिस्क है ये शेयर होल्डर्स के लिए। जब कंपनी बंद होने वाली है, लिक्विडेशन होने वाला है, तो सबसे पहले नंबर किसका लगेगा? डिबेंचर होल्डर्स का। सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, फिर अगर पैसा बचेगा तो शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स में भी सबसे पहले किसको दिया जाएगा पता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 2 टाइप के शेयर्स होते हैं पता है? प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही पता चलता है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले पैसा दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर वालों का नंबर लगेगा। अंडरस्टूड? बोलो सर इंसिया को ज्वाइन करो ना। तो बेटा वो वेटिंग में आगे निकल गई अपने आप ही। ओके सर। आ गई। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। इसको लेना है ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। यस सर चलो। यस सर। अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी में 2 टाइप के डिबेंचर है, एक तो है सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर, और दूसरे अनसिक्योर्ड और सिंपल और नेकेड डिबेंचर। ये दोनों में क्या फर्क है भाई? सिक्योर्ड डिबेंचर में क्या होगा, अभी हमने देखा ना कि मेरा डिबेंचर इश्यूड विद चार्ज ऑन असेट। तो विद चार्ज ऑन असेट का मतलब क्या हुआ? डिबेंचर जब हम किसी को इश्यू करेंगे तो सामने क्या होगा? हम अपने कंपनी का कोई भी असेट उसको गिरवी रख देंगे, ओके। तो इसमें डिबेंचर होल्डर की सेफ्टी है। क्यों सेफ्टी है? कि अगर कंपनी उठ गई लिक्विडेशन के टाइम पे और ऐसी सिचुएशन में आ गई कि उसके पास पैसा ही नहीं बचा है या पैसा फंस गया है, ओके, तो वो सिचुएशन में क्या होगा? डिबेंचर होल्डर को वेट नहीं करना पड़ेगा, वो कंपनी के असेट को डायरेक्ट लेकर बेच सकता है, ओके। तो ये सिक्योर्ड है या मॉर्गेज है। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्गेज? गिरवी उधार गिरवी रखना। अरे सॉरी गिरवी रखना। आप ये सब देख रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिबेंचर होल्डर को इसी तरह का डिबेंचर लेना चाहिए, सिक्योर, क्योंकि सामने उसको क्या मिलता है? असेट पे चार्ज मिलता है, ओके। और ये अनसिक्योर्ड या सिंपल या नेकेड डिबेंचर में क्या होगा? कोई चार्ज और असेट नहीं होगा। अगर कंपनी लिक्विडेशन करेगी तो कंपनी जब पैसा देगी पैसा मिलेगा और पहले डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, और जब मिलेगा तब कंपनी उसको तब बोलेगा ऐसा। तो देखो अभी सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर का क्या लिखा है अंदर? When these type of debentures are issued, some or all the assets of the company are given as a security. Okay? तो कंपनी क्या करती है? साथ में अपने जितने भी असेट है सबको गिरवी रख देती है, ओके। और अब इसके अंदर भी मशीन प्रायोरिटी है। देखो इसमें और ज्यादा अंदर का कुछ नहीं लिखा है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उतना ही लिखना है। अब सिक्योर्ड के अंदर भी फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज है। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स का क्या होगा? इनको सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। तो देखो फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स आर दोज दैट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन द असेट चार्ज, एंड सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स आर दोज हैविंग अ सेकंड क्लेम ऑन द असेट चार्ज। मतलब सबसे पहले कौन क्लेम करेगा असेट को? जिसके पास फर्स्ट मॉर्गेज वाली डिबेंचर होगी। मॉर्गेज डिबेंचर में भी 2 टाइप है, फर्स्ट एंड सेकंड। मान लो मेरे पास फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर है किसी कंपनी का, तो जैसी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो मैं सबसे पहले कंपनी के असेट को खरीद सकता हूं, मेरा नंबर पहले लगेगा। फिर जिसके पास सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर है उनका नंबर मेरे बाद लगेगा, ओके।
तो इतना सर लिखना है डिफरेंस क्या सबको। क्या क्या बेटा? फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर की प्राइस ज्यादा होती है सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर से? प्राइस ज्यादा होगी। ओके, ओके सर। प्राइस ज्यादा होगी या इंटरेस्ट कम होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लो, जितना मैंने अंडरलाइन करा है तो भले बाद में लिख लेना, लेक्चर के बाद भी कर दूं। सर नाउ सेकंड इसके अंदर है अनसिक्योर्ड और सिंपल और नेकेड डिबेंचर। वेरी सिंपल, इसको बोला जाएगा अनसिक्योर्ड, जिसमें चार्ज और असेट नहीं दिया जाता, सिंपल डिबेंचर इश्यू कर दिए जाएंगे। तो सच डिबेंचर्स आर इश्यूड विदाउट गिविंग any security or creating any charge or assets of the company। कोई भी असेट को गिरवी नहीं रखा जाता है। और देखो क्लियरली लिखा है from the investors viewpoint such debentures are risky। डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रिस्की है। ओके, इसके लिए ये टाइप के डिबेंचर कॉमनली कोई लेता नहीं है। such type of debentures are not very common। okay, now second type is as per negotiability and procedure for redemption। ओके, अब इसमें दो टाइप के डिबेंचर है। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, याद रखना, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट, यानी कि 3 साल के बाद इसका रिडेम्पशन हो रहा है, मतलब 3 साल के बाद ये डिबेंचर का पैसा मिलेगा। डिबेंचर में लिखा हो रिडेम्पशन पीरियड 5 इयर्स, मतलब उसका पैसा 5 साल के बाद मिलेगा। ओके, क्लियर है सबको? तो देखो यस सर। रजिस्टर्ड और बेरर। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या है? तो मान लो करण राज के पास रजिस्टर्ड डिबेंचर है, मतलब कंपनी के रजिस्टर के अंदर करण राज का नाम लिखा होगा। करण राज के पास 10 डिबेंचर है तो कंपनी के रजिस्टर में करण राज का नाम लिखा होगा और उसके बाद जितने डिबेंचर है वो लिखा होगा, उसका एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ कंपनी के अंदर रजिस्टर में लिखा होगा। अब अगर करण राज ये डिबेंचर किसी और को बेच देता है, मानो करण राज ने ये डिबेंचर जयराज को बेच दिए, करण राज ने जयराज को बेच दिए, बराबर है? तो क्या होगा, जयराज को फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, कंपनी में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी क्योंकि करण राज से मैंने डिबेंचर खरीद ली है, करण राज भी उसको एक्सेप्ट करेगा। तब जाके क्या होगा, कंपनी अपने रजिस्टर में से करण राज का नाम निकालेगी और जयराज का नाम एंटर करेगी। ओके, ऐसे डिबेंचर को बोला जाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। और दूसरे होते हैं बेरर डिबेंचर। बेरर डिबेंचर मतलब जिसके हाथ में डिबेंचर वो उसका मालिक। करण राज के पास 10 डिबेंचर थे, कौन से थे? बेरर। वो अपने जेब में लेके घूम रहा था, मतलब अपने बैग में लेके घूम रहा था और उसका बैग गिर गया रास्ते में, पीछे जयराज की गाड़ी आ रही थी, जयराज ने बैग उठा लिया और लेके भाग गया। ओके, तो क्या होगा, अब डिबेंचर किसके हाथ में है? जयराज के हाथ में। तो 3 साल के बाद जब रिडेम्पशन होगा तो इसका पैसा किसको मिलेगा? जयराज को मिलेगा, बेरर को मिलेगा। अंडरस्टूड? तो बताओ कौन से टाइप के डिबेंचर लेने चाहिए? रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड। मान लो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते अगर करण राज के पास और बैग उसका खो जाता, गिर जाता, जयराज उसको लेके भाग भी जाता, तो वो डिबेंचर उसके लिए सिर्फ तापने के काम में आते। ठंडी में तापने कर सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था, 1 रुपया उसको नहीं मिलेगा। हाँ, पस्ती में बेचता तो पस्ती वाला उसको 1-2 रुपया दे देगा, बात है पस्ती का, बाकी उसका कुछ नहीं हो सकता। ओके, करण राज तो क्या करेगा, कंपनी में एप्लीकेशन दे देगा, मेरे डिबेंचर खो गए हैं, ओके, तो प्लीज मुझे नए डिबेंचर इशू कर दो। उसका आपको जो चार्ज एक्स्ट्रा लेना है, पेनल्टी का जो छोटा मोटा दे दो, बाकी मेरे को डिबेंचर मेरे दे दो। नहीं, कंपनी उसको दे देगी। तो देखो वही है, द कंपनी मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। द रजिस्टर कंटेन्स नेम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। एक मिनट, कोई मीटिंग में है, चलो आगे वापस। The transfer of such debenture require execution of proper transfer deed to give entry in company's register। अगर करण राज जयराज को डिबेंचर बेचता है, ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डीड बनानी पड़ेगी, मतलब वकील के पास जाके पूरा उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि मैं करण राज अपने पूरे होशो आवाज में बिना किसी के प्रेशर के या दबाव के अपने डिबेंचर जयराज को इश्यू कर रहा हूँ या बेच रहा हूँ। ओके, फिर कंपनी उसका नाम हटा के जयराज का नाम एंटर कर देगी। जबकि
बेयर डिवेंचर में क्या होगा? There is no need for any procedure for transfer of such debenture with the company. The purchaser has to make a payment to the seller of the debenture and take the delivery of debenture. Thus, bearer debentures are like currency notes. जिसके हाथ में नोट वही उसका मालिक. Okay, and can be transferred by bearer delivery. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. हैं ये सब तुम लोग भी अंडरलाइन कर लो जितना मैंने अंडरलाइन किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब कल के लेक्चर में. तब तक के लिए अलविदा.